प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा के बारे में। वैसे भारत में प्रति वर्ष श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षा बंधन ऋषियों के स्मरण तथा पूजा और समर्पण का पर्व माना जाता है। सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया। तब से लेकर आज तक का पूरे विश्व में जहां पे संस्कृत भाषा का पठन पाठन होता है, उनको मान दिया जाता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है वहीं पे। तो संस्कृत भाषा, उनके उद्गम और विकास और मॉरिशस में उनके शिक्षण के बारे में अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं श्रीमती कीर्ति राम जतन जी। आप हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट एमजीआई से, और साथ ही साथ किशन बधू जी, आप संस्कृत स्पीकिंग यूनियन के प्रधान, और साथ ही साथ हमारे एमबीसी न्यूज़ डिपार्टमेंट के डेस्क कोऑर्डिनेटर। दोनों को नमस्ते। किशन जी, आपसे शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा किस प्रकार की भाषा है? जैसा कि आपने नाम ही से ही कह दिया है कि संस्कृत जो जिसका संस्कार हो गया है वह संस्कृत है, और जिस भाषा में शब्दों का संस्कार होता हो वह संस्कृत भाषा है। तो इस ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जहाँ पर हर एक शब्द को हम संस्कृत करके संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं। तो अच्छा, किस तरह की भाषा है ये संसार की प्राचीनतम भाषा है और सबसे आधुनिक भाषा है। 5000 साल पहले जो भाषा जनसामान्य में प्रयुक्त की जाती थी, आज वही भाषा इस आधुनिक युग में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती है। ये खासियत है संस्कृत भाषा की। तो हम वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने एक तरह से संस्कृत से पहले जो भाषा थी उसको प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो किस तरह की भाषा थी। लेकिन उसमें उन्होंने संस्कृत को और लैटिन को भी साथ में डाल दिया है, और उसको सेंटुम लैंग्वेजेस कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में 100 के लिए शत और लैटिन में सेंटुम कहा जाता है। तो दोनों में एक तरह से सामान्य है। तो ये दोनों भाषाएं सेंटुम लैंग्वेजेस कही जाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये एक ही बड़ी भाषा से निकली हुई होंगी। कालांतर में किस तरह से ये लोग अलग अलग, ये भाषाएं अलग अलग हो गई, इस पर अध्ययन अभी भी चल रहा है। लेकिन संस्कृत, जैसे मैंने कहा, सबसे आधुनिक भाषा इसलिए, सबसे वैज्ञानिक भाषा इसलिए है कि संस्कृत के माध्यम से आज स्वयं यूरोपीय लैंग्वेजेस अपनी भाषा अच्छी तरह समझ पा रही हैं। कई लोगों का मानना है कि संस्कृत जो है वो देवों की भाषा है। ये कहाँ तक सार्थक है? तो उसका नाम है, संस्कृत की जो लिपि है उसको देवनागरी कहते हैं। देवनागरी, और हम कहते हैं संस्कृत नाम दैवी वाक, कि देवता लोग अपने आप में इस भाषा में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको इसको उल्टा करके बोलता हूँ। देवों की भाषा हो ना हो, हम जब देवों से बात करते हैं तो संस्कृत में करते हैं, हाँ कि नहीं? जब हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजाएं तो संस्कृत। संस्कृत में होती हैं। हाँ। तो एटलीस्ट हम समझ जाते हैं कि जब हम संस्कृत में देवों से बात कर रहे हैं तो वो समझ रहे हैं। तो हालांकि कभी कभी हम नहीं समझते कि हम क्या बोल रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में, लेकिन जब देवतागण समझ रहे हैं तो वास्तव में ये तो देवों की ही भाषा है। अभी संस्कृत की उनके व्याकरण के बारे में हम जानना चाहते हैं। किस प्रकार का व्याकरण है उनका? संस्कृत का व्याकरण जो है अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि ये सूत्रों पर आधारित है, जिसको हम फॉर्मूली कहते हैं, फॉर्मूला। तो व्याकरण जो है, जो कि ग्रामेरियंस संस्कृत में बहुत हुए हैं, लेकिन जो आज हम जिनको सबसे अधिक मान्यता देते हैं उनमें हम पाणिनि हैं, जिन्होंने अपने अपने ग्रामर अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों में जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, और उसमें 4000 से ज़्यादा सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों में पूरा संस्कृत का ग्रामर बंधा हुआ है। संस्कृत में आप कुछ भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी संस्कृत में आपको बोला जाता है उसका एक नियम है, और उस नियम में क्या अपवाद है वो भी एक नियम है। अच्छा। तो इसलिए कुछ भी आप संस्कृत में, इसलिए वो कहते हैं कि कंप्यूटर का लैंग्वेज अगर आपको बनाना है तो संस्कृत ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें देयर इज़ नो प्लेस फॉर कोइंसिडेंस, या एक तरह से, क्योंकि कैसे अंग्रेजी में कभी कभी होता है कि एक शब्द है CUP कप और PUT पुट हो जाता है, यू सेम यू समटाइम्स बिकम अप या उप। संस्कृत में इस तरह की भाषा नहीं, जो आप लिखते हैं वही आप बोलते हैं। इसलिए तो संस्कृत का व्याकरण अष्टाध्यायी में, पाणिनि जी का अष्टाध्यायी है, उसमें
एक तरह से वर्ब्स है, एक तरह से नाउन्स है, डिक्लेंशन ऑफ नाउन्स हैं और धातुएं आदि हैं। तो पूरा संस्कृत ग्रामर उस संस्कृत अष्टाध्यायी में संकलित है। हमारे साथ कीर्तिराम जतन जी है, आप एमजीआई के हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट से आई हुई है। एक बहुत ही आम प्रश्न है, कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि अगर मैं संस्कृत पढ़ने जाऊं तो बहुत कठिन भाषा है, तो ये घबराहट होती है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक मानसिक स्थिति है कि संस्कृत कठिन भाषा है। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हम लोग बाल्यावस्था से इसका अध्ययन नहीं करते। अन्यथा सभी भाषाएँ जैसी होती हैं, उसी प्रकार की हमारी संस्कृत भाषा भी है। यदि इसका अध्ययन भी प्राथमिक स्तर पर शुरू कर दिया जाता, तो वह मानसिक स्थिति आज नहीं होती। तो इसीलिए यदि कोई इसको शुरू करना चाहता है इसका अध्ययन, तो बराबर किसी भी अन्य भाषा की ही भांति इसको इसकी वर्णमाला से प्रारंभ करनी पड़ेगी। और ये जो वर्णमाला है, ये जैसे कि केशन जी ने हमें सूचित कर दिया पूर्व में कि ये अष्टाध्यायी में जो सूत्रबद्ध होकर दिए गए हैं। हमारी जो वर्णमाला है, पाणिनि आचार्य जी ने हमें 14 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से दे दिया है और उन सूत्रों के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से सरलता पूर्वक उन उन वर्णों को कंठस्थ कर सकते हैं। देखिए, जब हम अंग्रेज़ी ही भाषा को सीखते हैं तो हमें ABCD कंठस्थ करना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार एक बार जब हम जो नागरी लिपि की जो वर्णमाला है संस्कृत में विशेष रूप से जिनको सूत्रों के माध्यम से दिया गया, एक बार उनको कंठस्थ कर लें और फिर उनसे शब्दों को बनाना प्रारंभ कर लें, तो धीरे-धीरे बराबर हम इस भाषा को सीख पाएँगे। किशन, इसमें हाँ। मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि संस्कृत कठिन भाषा है, उनका एक ग्राउंड होना चाहिए। किस आधार पर वो कहते हैं? और वो आधार ये है कि प्राचीन पद्धति में जिस तरह से बच्चों को संस्कृत सिखाई जाती थी, वही कारण है समझने के लिए कि ये कठिन भाषा है। पहले गुरुकुल में जो बच्चा जाता था, उसको ये पाणिनि के 4000 सूत्र क्रम से एक के बाद एक कंठस्थ याद करना पड़ता था। तो उसको जब आप 4000 सूत्र याद कराएंगे, तब तो कितने लोग ये याद कर सकेंगे? जो नहीं याद करेंगे तो कहेंगे मैं संस्कृत तो बहुत कठिन भाषा, मैं नहीं पढ़ूंगा। आज जो है नवीन पद्धति सिखाने की, ये सब अनिवार्य नहीं है। इसलिए आपको अलग अलग संस्थाएं भारत में उग रही हैं, जैसे संस्कृत भारती, इस तरह से, जो कि अब नए ढंग से बच्चों को सिखा रहे हैं, जिनमें आपको कंठस्थ पढ़ने के ये सब ज़रूरी नहीं है। एक दो शायद अगर आप बड़ी कक्षा कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने पहचान लिया है कि एक्चुअली जो कठिन था वो यही कंठस्थ करने की, 4000 सूत्र कंठस्थ करने की, और वो भी क्रम से। वंस ये नहीं करना है आपको, तब तो ये एक आसान भाषा बन जाती है। क्योंकि भारत में स्पेशली देखिए, कौन से लोग संस्कृत पढ़ने जाएंगे? मोस्टली जो कि इंडियन भाषाएं जानते हैं। तो भारत की कोई भी एक भाषा नहीं है जिसमें संस्कृत के शब्द नहीं हो। तो अगर आप भारतीय हैं या आपके पूर्वज भारतीय हैं, या फिर भी आप भारतीय नहीं हैं लेकिन आप कुछ भी भारतीय संस्कृति से परिचित हैं, तो आधा तो वोकैबुलरी आपको पता चल जाएगा, और नहीं भी पता है तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। सो इस तरह से जिस नवीन पद्धति से जिस तरह से शिक्षा की जाती है और जिस तरह से हम सिखाते हैं, वो बिल्कुल संस्कृत एक आसान भाषा बन जाती है। बल्कि जो संस्कृत सीखने वाले हैं, वो हमारे यहाँ चाइनीज़ भी हैं, जो कि नॉन इंडियन हैं, यूरोपियन हैं, रशिया से लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं, स्पेन से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, बिकॉज हमने सिखाने का जो तरीका है वही बदल दिया है। अभी आपने देवनागरी लिपि का वर्णन किया है। अगर कोई आदमी देवनागरी लिपि नहीं जानता हो, क्या वह संस्कृत पढ़ सकता है, सीख सकता है? हाँ, एक्चुअली आजकल कोई भी लैंग्वेज आप इस तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अलग अलग ये आविष्कार किया है। तो संस्कृत को पढ़ने के लिए देवनागरी लिपि जानना चाहिए था। आज आप रोमनाइज्ड स्क्रिप्ट में, जैसे अगर आप राम कहेंगे और एम राम हो जाएगा, लेकिन ए में हम एक बॉ डाल देते हैं, तो एक तरह से वो बहुत आसान हो जाता है। तो कोई भी आप संस्कृत में अगर आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपको देवनागरी नहीं आती हो, क्योंकि अगर आप तमिल हैं, तमिल स्क्रिप्ट आपको जानते हैं, आप तमिल स्क्रिप्ट में भी संस्कृत लिख सकते हैं, तेलुगु स्क्रिप्ट में भी। सो इसमें अनिवार्य नहीं है कि आपको देवनागरी ही जाननी चाहिए। हमें ये स्क्रिप्ट नहीं आती तो हम ट्रांसलिटरेटर स्क्रिप्ट में सिखा देते हैं लोगों को, लेकिन ये विकल्प हम ज़रूर देते हैं
कि अगर आप 6 महीने में आप संस्कृत सीख रहे हैं, तो हम 6 महीने में आपको उसका स्क्रिप्ट भी बता देंगे। हम 6 महीने में, उससे कम समय में हम आपको देवनागरी में भी लिखाना सिखा देंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से फॉरेनर्स जिन्होंने कभी लिखा नहीं है हिंदी में या देवनागरी में, वो 4 महीने के बाद पूरी तरह से इसी में संस्कृत स्क्रिप्ट में लिख देते हैं। क्योंकि हम कैसे सिखाते हैं, हम आपको कहेंगे 1 सप्ताह में आप 2 सिर्फ सीखें, सिर्फ 2 लेटर सीखिए। तो 1 सप्ताह में 2 लेटर, 4-5 महीने में तो आपको पूरा देवनागरी स्क्रिप्ट आ जाएगा। और इसमें हम आपको एक तरह से प्रैक्टिस कराते जाएंगे, तो अनायास आपको ये मिल जाता है ये सीखना। एक भाषा को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए पहला उसका व्याकरण सीखना चाहिए, फिर उसके इतिहास में जाकर उसका साहित्य जानना चाहिए। तो संस्कृत साहित्य और उनके इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे, कितना समृद्ध है। देखिए, आजकल हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, और जो भी विधा है संसार में अंग्रेजी में है। कंप्यूटर आप सीखना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, सब अंग्रेजी में है। तो एक ऐसा ज़माना था जब भारत में सभी विधाएं संस्कृत में थीं। सो अगर जो लोग कहते हैं कि ये संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ की भाषा है, वो या तो संस्कृत का अपमान करना चाहते हैं या खुद नहीं जानते। संस्कृत में भूगोल पर लिखी गई है, मैथमेटिक्स पर, गणित पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, फिलॉसफी पर लिखे गए हैं, विज्ञान पर लिखा गया है। तो कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसमें संस्कृत में नहीं लिखा गया। बल्कि मैं एक कहावत है महाभारत के बारे में, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, कि जो यहाँ पर है वो शायद आपको अन्यत्र मिल जाए, जो यहाँ नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये संस्कृत के लिए भी लागू होता है। इस भाषा में जो लिखा गया है शायद कहीं दूसरी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन जो नहीं आपको मिलेगा संस्कृत में, आपको कहीं नहीं मिलेगा बाहर। सो इसका भंडार है इसका। और वैसे भी आज जो हमें प्राप्त है, इससे 100 गुना ज़्यादा था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के आगजनी में वो सब नष्ट हो गया था। लेकिन सभी विधाओं में संस्कृत में उच्चतम काव्य लिखे गए हैं। बल्कि प्रथम काव्य तो रामायण था, रामायणम, जो कि उच्च कोटि का काव्य। इस तरह से 5000 साल पहले अगर इस तरह के काव्य लिखे गए हैं, तो उसके बाद तो जो काव्य मिलेंगे तो वो तो उत्कृष्ट होंगे ही। इस संस्कृत भाषा में नाटक की विधा भी है और उनके बहुत सारे लेखक भी हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पूरे विश्व में जहाँ पे संस्कृत का पठन पाठन होता है, उनको मान दिया जाता है, वहीं पे विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। कीर्ति जी से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, विश्व संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, आजकल अन्य भाषाओं एवं अंग्रेजी के महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण आज समाज में संस्कृत पढ़ने वालों, लिखने वालों एवं समझने वालों की संख्या कम होती जा रही है। तो हम संस्कृत दिवस मनाकर हमारे समाज को संस्कृत भाषा के महत्व, इसकी आवश्यकता के बारे में परिचित करवाते हैं और जनमानस में इसके महत्व को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रतिवर्ष पूरे विश्व में जहाँ पर जो भारतीय लोग हैं, सभी संस्कृत दिवस मनाते हैं। और एमजीआई ने भी अभी हाल में ही, जहाँ तक हम जानते हैं कि 15 सितंबर को जी। संस्कृत दिवस मनाया। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, हमने भी महात्मा गांधी संस्थान में संस्कृत दिवस मनाया। यह हमारा एक वार्षिक उत्सव होता है, प्रतिवर्ष हम इसको मनाते हैं। कब से शुरू हुआ है ये? ये काफ़ी पुराना। हाँ, यहाँ पर महात्मा गांधी संस्थान में 1991 से संस्कृत की पढ़ाई शुरू हुई। तब अच्छा। इसके बाद ही हम लोगों ने संस्कृत दिवस मनाना प्रारंभ किया। क्योंकि हमें देखिए, मॉरिशस में बहुत लोग कम परिचित हैं संस्कृत से, तो इस समारोह का आयोजन करने पर इसके महत्व के बारे में पूरे मॉरिशस भर में हम इस परिचय देते हैं इसके महत्व के बारे में, और जनता को इसकी महत्ता, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बताते हैं। और आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग जागरूक होते जा रहे हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर, क्योंकि उनको बोध हो रहा है कि यह मात्र एक भाषा न हो करके यह हमारे पूरे ज्ञान की खान है। इसमें सब कुछ निहित है। जैसे कि केशन जी ने बताया कि कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है इसमें जो
किसी अन्य भाषा में हो या अन्य भाषा के माध्यम से जिसका प्रेषण किया गया हो या किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया जाए। यदि आपको किसी भी विषय विशेष की गहराई में जाना हो तो वो है संस्कृत के माध्यम से। हमारे सभी धर्म ग्रंथ, अर्थशास्त्र, भूगोल शास्त्र, गणित इत्यादि सारे सब संस्कृत में लिखे गए हैं। कैसे एक विमान का निर्माण किया जाता है, इसका भी उल्लेख हमारे संस्कृत ग्रंथों में ही निहित है। मतलब अगर ज्ञान प्राप्त करना हो तो पहले संस्कृत पढ़िए, संस्कृत सीखिए, फिर उसमें छुपा ज्ञान को आप जानिए। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं एमजीआईएम में। हाल में ही जैसे हमने कहा कि 15 सितंबर को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। वहाँ पे उल्लास के साथ, खुशी के साथ अशिता रघु का यह रिपोर्ट, साथ मिलकर हम देखते हैं। मंत्रों का उच्चारण हो या योगाभ्यास करने के लिए आसनों का अर्थ समझना। योग या मंत्राभ्यास में दीक्षित व्यक्ति संस्कृत भाषा से निसंदेह परिचित होता है। संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जहाँ गहरे मूल्य पाए जाते हैं। सौंदर्य और रसों से भरी इस भाषा को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाते हैं। देव भाषा संस्कृत लगभग सभी वेद पुराणों की भाषा है, इसलिए इस भाषा के प्रति लोग पूजनीय भाव रखते हैं। मानते हैं कि संस्कृत साहित्य के मुख्य स्रोत ऋषि है। इस मूल भाषा से कई अन्य भाषाओं का जन्म भी हुआ है। इस इंडो आर्यन भाषा को सीखने व समझने में कभी कभी लोग हिचकिचाते हैं। समाज को संस्कृत की महत्ता और आवश्यकता याद दिलाने के लिए संस्कृत दिवस मनाया गया, ताकि लोग यह भूल न जाए कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक संस्कृति है। संस्कृत भारत के सबसे पुराना भाषा है। वो सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो तो एगो संस्कृति है, कल्चर है। और एक में बहुत 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 जीवन अच्छा से ले जाने के लिए ओकर में वैल्यूज़ है, ओकर में बहुत सिद्धांत बा। यही ओनली प्रमोट करी। यूरोप के बहुत सी भाषा संस्कृत में से निकलल बा। संस्कृत ऐसा एगो लैंग्वेज है, फोनेटिक्स है कि ओकर क्यूरेटिव वैल्यूज़ भी है। महान भारतीय साहित्य, कविता और नाटक की रचना के लिए भी संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था। संगीत और नृत्य पर महान दार्शनिक कार्य संधियां, अर्थशास्त्र, कानून और शासन पर, और विज्ञान और खगोल विज्ञान तथा चिकित्सा सभी संस्कृत में रचे गए थे। यहाँ तक कि नासा का भी दावा है कि प्राचीन हिंदू भाषा संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एल्गोरिज्म विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का संस्कृत विभाग तथा स्कूल ऑफ इंडोलॉजी संस्कृत भाषा का प्रसार कर रही है। इसी दिशा में संस्कृत के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु एक चिंतन सत्र का आयोजन किया गया। एक मनुष्य अगर संस्कृत पढ़ेगा तो उसका ये जो स्वभाव, उसका ये जो मेंटल फैकल्टी, इसका इंटेलेक्चुअल पावर, ये सब आगे बढ़ जाता है। हमारा जो संस्कृत विभाग है महात्मा गांधी संस्थान में, यह एक विशेष प्रोग्राम के साथ आगे आने वाला है। भावी दिनों में एक ऐसे करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं जिससे जो छात्र हैं, यदि वह संस्कृत पढ़ना चाहे तो वह संस्कृत सिलेबस एससी तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाए। इस सत्र के दौरान उपस्थित मेहमानों ने संस्कृत अध्यापकों व विद्यार्थियों द्वारा संस्कृत में गीत, कहानी और कविताओं का लाभ उठाया। संस्कृत भाषा के स्वयं समृद्ध होने के कारण यह भाषा पश्चिमी देशों में भी ख्याति प्राप्त कर रही है। अंत में यही कहेंगी, भाषा सुविख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्यामहि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात सभी भाषाओं में जो सबसे मुख्य और मधुर और दिव्य भाषा है वह देव भाषा संस्कृत है। उसमें भी काव्य मधुर है और उन काव्यों में भी सुभाषित सबसे मधुर।
जैसे इस रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा किस तरह से खुशी के साथ, उल्लास के साथ सभी लोग आकर, चाहे आप संस्कृत पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक चाह है, एक प्रसन्नता है, उसको सुनने के लिए, बोलने के लिए सब लोग आते हैं, इसमें भाग लेते हैं। संस्कृत के बारे में अधिक बात करने के लिए कीर्ति जी, मॉरिशस में संस्कृत का पठन पाठन और उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। देखिए, यदि हम इतिहास में जाते हैं तो हम पाएंगे कि जब भारतीय प्रवासियों का यहाँ पर आगमन हुआ, उन्हीं के साथ संस्कृत भाषा भी मॉरिशस में आई। ऐसा मैं इस मान्यता से। हाँ, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हमने इतिहास में पढ़ा है, जब हमारे पूर्वज लोग आए थे तो अपनी भाषा, भोजपुरी भाषा लेकर आए, फिर बाद में हिंदी आई, आप कह रहे हैं संस्कृत भाषा। हाँ, क्योंकि जो लोग आए थे उनमें से सभी निरक्षर नहीं थे। कुछ अच्छा। लोग ऐसे भी थे जो किंचित साक्षरता के साथ आए थे। कुछ थोड़े पढ़े लिखे लोग थे उनमें, जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर आए थे। इसीलिए तो इतिहास में हम पाते हैं कि जब वे लोग आए तो अपने साथ भगवद गीता, रामायण लेते हुए आए, और इसका प्रमाण हमको म्यूज़ियम में प्राप्त एक प्रति के माध्यम से मिलता है। और हम देखते हैं यदि वे पढ़ना लिखना नहीं जानते तो भगवद गीता तो पूरा संस्कृत भाषा में है, तो उनको कैसे पढ़ पाते। हम्म। रामायण हालांकि अवधि में है, लेकिन फिर भी उनको पढ़ने के लिए थोड़ा तो व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी उन सब का पाठ वो सही मायने से कर पाएगा, सही तरीके से कर पाएगा। तो जब वे लोग यहाँ आए, पूजा पाठ के माध्यम से फिर धीरे धीरे आर्य समाज की स्थापना हुई। विदेश से समाज की सेवा हेतु, समाज में और जागरूकता लाने के लिए डॉक्टर भरद्वाज जी को बुलाया गया। वे अपनी पत्नी सुमंगली देवी जी के साथ आए और फिर उन लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान को समाज तक पहुंचाने के लिए स्थलों पर प्रवचन देने लगे। तो हालांकि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी प्रवचनों को सुनते हुए वे धीरे धीरे संस्कृत शब्दों से परिचित होने लगे। इस तरह से चलकर धीरे 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 समय के साथ लोग जब पहचानने लगे, संस्कृत शब्दों का बोलचाल में प्रयोग करने लगे, जैसे अनायास ही बिना जाने कि यह संस्कृत शब्द है, वे बोलचाल में इसका प्रयोग करने लगे। और फिर आगे चल करके जब प्रशिक्षण इत्यादि पुरोहितों को दिया जाने लगा कि कैसे समाज में कैसे रीति रिवाजों के साथ सभी वे अपने जो संस्कार आदि की जब प्रशिक्षण आदि दिए जाने लगे पुरोहितों को, ताकि वे हमारी सभ्यता संस्कृति को, हमारे संस्कारों को सब सही तरीके से समाज में कार्यान्वित करें, तो इस तरह से और भी संस्कृत का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। किशन जी हमारे साथ है, आप संस्कृत स्पीकिंग यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो मॉरिशस में संस्कृत की शुरुआत के बारे में आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? जिन संस्थाओं ने संस्कृत का प्रचार मॉरिशस में किया है, उसमें सनातन धर्मीय ब्राह्मण महासभा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज भी ये बालबोध आदि की जो हिंदू महासभा के रूप में अब बालबोध आदि इस तरह की परीक्षाएं भारतीय विद्या भवन से कराती है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बच्चों में संस्कृत का। बहुत से लोग आज जब हम देखते हैं तो मैंने बालबोध किया है, बालबोध ये तो सबसे प्रारंभ है, वे एटलीस्ट बालबोध करके गर्व होता है उनको कि हमने बालबोध किया है। हालांकि बालबोध बहुत आसान 2 घंटे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत का उनमें एक तरह से उसमें शुरुआत उनमें हो गई है। और हम दूसरी बात कह रहे थे कि संस्कृत दिवस के अवसर पर देखो, संस्कृत दिवस आपने खुद कहा कि ये रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, और रक्षाबंधन जब हम बांधते हैं तो एक संस्कृत का मंत्र बोलते हैं, ये न बद्धे न बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल। यही अपने आप में एक संस्कृत मंत्र है। तो जब भाई बहन ये रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और पेरेंट्स माता पिता के गाइडेंस से अगर ये मंत्र बोल रहे हैं, तो ये तो पूरा संस्कृत मंत्र है। और वो कहता है कि किस तरह से भाई को अपनी बहन की रक्षा में अचल रहना चाहिए, एक तरह से अडिग रहना चाहिए, कभी उसको ये डगमगाना नहीं चाहिए। संस्कृत स्पीकिंग यूनियन में बोलचाल की संस्कृत को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं।
और जब बोल साल की संस्कृत की आप संभाषण कैसे करते हैं संस्कृत में, अपना नाम, माता पिता का नाम, मित्र का नाम, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं आ जाऊँगा, कल आऊँगा, कल मैं आया, इस तरह से। तो इस तरह से एक तरह से हम संभाषण के रूप में कर रहे हैं, जो कि किसी एक भाषा विशेष से, मान लीजिए आप कौन से भाषा भाषी हैं, चाहे आपको अंग्रेज़ी आती हो, फ्रेंच आता हो, भारत की कोई भी भाषा आपको आती हो, आप संस्कृत पढ़ सकते हैं और उसमें संभाषण कर सकते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और साथ में हम आपको लिखना भी सिखा रहे हैं, ताकि एक साल में आप संस्कृत में भी लिखना शुरू कर सकेंगे। क्यों लिखना? यद्यपि हम संस्कृत स्पीकिंग यूनियन हैं, लेकिन अगर आपको संस्कृत के लिटरेचर को, उसका साहित्य, उसका आनंद लेना है तो पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि संस्कृत का साहित्य आज ट्रांसलिटरेटर में बहुत कम मौजूद है। किशन जी, समय सीमा के कारण हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ गए, लेकिन बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ प्रश्न पूछना है आप लोगों से। लेकिन चलिए अंत में यही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि औपचारिक रूप से अभी संस्कृत की पढ़ाई होती है एमजीआई में किस स्तर पर? हमारे यहाँ अभी बिगिनर से लेकर एमए लेवल तक संस्कृत की औपचारिक पढ़ाई होती है, जिसमें आपको बिगिनर्स, बेसिक, फाउंडेशन, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीए, एमए ये सभी प्राप्त होंगे। और संस्कृत स्पीकिंग यूनियन से कोई कक्षा चलती है? संस्कृत स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस में कई स्थानों पर कक्षा चलाती थी। अब क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो हम सोमवार से शुक्रवार तक ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। सोमवार को हमें 200 से ज़्यादा लोग ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं। मंगलवार को भी है, बुधवार को भी है, गुरुवार को भी है, शुक्रवार को भी है। जो भी जुड़ना चाहता है, हम एक नई कक्षा शुरू कर रहे हैं इस सप्ताह से, जिसमें 300 लोग अभी सम्मिलित हो चुके हैं। तो अगर आप उसमें दिलचस्पी लेना चाहते हैं तो आप संस्कृत स्पीकिंग यूनियन @gmail.com, एक ही शब्द संस्कृत स्पीकिंग यूनियन @gmail.com पर आप एक मेल भेज दीजिएगा और हमसे संपर्क कीजिएगा। हम आपको एनरोल करा देंगे। या फिर एमजीआई द्वारा कोई सीखना चाहता है तो डायरेक्ट एमजीआई से संपर्क रख सकते हैं। जी, जी, जी। तो किशन जी और कीर्ति जी, इन सब जानकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्ते। नमस्ते जी। तो दर्शकगण, आप लोग भी अगर संस्कृत सीखना चाहेंगे तो आप अपनी उम्र मत देखिएगा, बल्कि इसमें छुपा हुआ जो ज्ञान है वो आप लोग देखिएगा, ज़रूर सीखिएगा और अपने जीवन को आनंदमय बनाइएगा। हमारी ओर से नमस्ते।